जय हिंद फ्रेंड्स। तो वेलकम बैक। तो जैसे जैसे कि जहाँ से हम पिछली कक्षा छोड़े थे वहीं से स्टार्ट करेंगे। पिछली कक्षा में हमने देखा था 1786 का जो अधिनियम था वहाँ तक कवर किया था। उसके बाद आज हम देखेंगे 1793 का जो चार्टर कानून है उसमें क्या क्या प्रावधान है। पिछली कक्षा को जहाँ पर छोड़ा था जो 1786 का जो चार्टर था उसमें दो दो पॉइंट सिर्फ थे। जो कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, उसने जो अपनी शर्त रखी कि उसको जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो निर्णय होंगे उस पर बाध्यकारी नहीं होंगे। और दूसरा था उसने कहा कि मुझे कमांडर इन चीफ, आर्मी का जो कमांडर इन चीफ का पद दिया जाए। तो आगे इसी में देखेंगे हम 1793 का जो चार्टर है 1793 का जो चार्टर कानून है, जो कॉर्नवालिस को जो पद दिया गया कॉर्नवालिस को जो पद दिया गया उसको आगे आने वाले सभी गवर्नर जनरल को भी दिया गया। जो 1786 का जो चार्टर था उसमें जो कॉर्नवालिस को जो उसने जो प्रस्ताव रखा था उसको एक्सेप्ट किया गया। उसके बाद आगे आने वाले जो गवर्नर जनरल हुए ये कानून, ये जो प्रावधान था जो उसने रखा था उनको भी दिया गया। उसके बाद देखें गवर्नर जनरल को बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों पर अधिक नियंत्रण दे दिया गया। गवर्नर जनरल को बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी बॉम्बे और मद्रास के प्रेसिडेंसी की सरकारों को पर अधिक नियंत्रण दे दिया गया। गवर्नर जनरल को बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों पर अधिक नियंत्रण दे दिया गया। उसके बाद भारत पर व्यापार के एक अधिकार को अगले 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। भारत पर व्यापार को, कंपनी के व्यापार को अगले 20 वर्षों तक बढ़ा, अगले 20 वर्षों तक या 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। उसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखें हम, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से वेतन। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को
और उसके कर्मचारियों को, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और उसके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रावधान, दिया गया। इसमें इतने पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। 1793 का जो चार्टर कानून है उसमें पहला है, कॉर्नवालिस को जो पद दिया गया था उसको आगे आने वाले गवर्नर जनरल को भी दिया गया। दूसरा इसमें गवर्नर जनरल को बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों पर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की गई। उसके बाद तीसरा, भारत पर व्यापार करने के लिए जो चार्टर उनको मिला था, जो ब्रिटिश सरकार से उनको चार्टर मिला था, उसमें उसको 20 वर्षों के लिए आगे एक्सपेंड कर दिया गया कि आप 20 वर्षों के लिए उनके पास डॉक्यूमेंट आ गया, समझ लीजिए एक तरफ से स्टाम्प मिल गया कि 20 वर्षों तक आप व्यापार भारत पर कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। उसके बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल और उसके जो सदस्य थे, उसके जो कर्मचारी थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य थे और उसके अंदर जो कर्मचारी थे, जो काम करने वाले थे, उनके वेतन को भारतीय राजस्व से दिया जाने। क्योंकि भारतीय राजस्व से इसका प्रावधान अलग से क्यों आया? ऐसा इसलिए आया कि जो इसके सदस्य थे और कर्मचारी थे, भारत के थे नहीं, वो ब्रिटिश के थे, वो मतलब वहाँ के निवासी थे। वो लोग वहाँ से काम कर रहे थे, कुछ लोग यहाँ से काम कर रहे थे, तो उनका जो वेतन है कहाँ से दिया जाए उसका प्रावधान दिया गया, भारतीय राजस्व से उसका प्रावधान दिया जाएगा। उसके बाद देखेंगे हम 1813। दूसरा हम देखेंगे इसमें 1813 का चार्टर। 1813 का चार्टर, अब इसमें क्या क्या प्रावधान है? कंपनी के व्यापार का एक अधिकार समाप्त कर दिया गया। इसमें पहला है, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। लेकिन नोट करके लिखिए, इसमें चाय और चीन के साथ व्यापार का एक अधिकार बना रहा। व्यापार का एक अधिकार बना रहा। कंपनी ने कहा चाय हम चीन के साथ पिएंगे, हम सिर्फ चीन के साथ पिएंगे और हम ही पिएंगे और कोई और अन्य व्यापारी उनके साथ चाय नहीं पिएगा। उसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इस कानून ने भारत में कंपनी शासित क्षेत्र पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को प्रकट किया। फैक्ट नहीं, इसमें समझ लीजिए सिर्फ क्या है, ये जो चार्टर एक्ट है ये सिद्ध किया, ये इस पर ज़्यादा जोर दिया कि जो कंपनी द्वारा भारत पर शासित क्षेत्र है कंपनी का, ब्रिटिश भारत का, उस पर प्रभुत्व किसका है? ब्रिटिश का है। उस पर प्रभुत्व अब ब्रिटिश का नज़र आने लगा है। ये जो कानून है ये स्पष्ट किया। इसमें लिख लीजिए, ब्रिटिश द्वारा
भारतीय नियंत्रण क्षेत्र पर अब ब्रिटिश सरकार या क्राउन प्रभुत्व क्राउन का प्रभुत्व नजर आने लगा। ये चार्टर जो है ये सिद्ध किया कि अब जो ब्रिटिश कंपनी शासित द्वारा क्षेत्र है भारत का, उस पर अब ब्रिटिश क्राउन का आधिपत्य हो गया है या इनडायरेक्टली हो गया है। उसके बाद ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन हुआ। ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन हुआ, जिससे क्या हुआ? पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार। और क्या हुआ? ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। अब यहाँ से देखिए, अब हर चीज़ आपको, क्योंकि देखिए यूपीएससी है, यूपीएससी कहाँ से कैसे क्वेश्चन बनाएगा ये कोई नहीं सोच सकता को उसका लेवल क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, उसका पैटर्न क्या है, बदलता रहता है। मतलब पैटर्न उसका क्या होगा ये कोई नहीं एक्सपेक्ट कर सकता है कि उसका पैटर्न क्या होगा। अब जैसे अब ये सब क्या है, ये सब फैक्ट सब छोड़ देते हैं। अभी पूछ सकता है ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन किस कानून द्वारा उनको ये अधिकार दिया गया कि आप भारत में अपने धर्म का प्रचार प्रसार करिए। पाबंदी तो था, लेकिन पाबंदियों के बावजूद वो क्या है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे और पश्चिमी शिक्षा का भी प्रचार प्रसार कर रहे थे। ये किस चार्टर द्वारा आया? ये 1813 का चार्टर ये बताता है। उसके बाद हम देखेंगे स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर व्यक्तियों से कर वसूलने के लिए नियुक्त किया गया। कर ना देने पर दंड का प्रावधान। ये इन्होंने ऐसा क्यों किया? ये खुद भी तो कर वसूल सकते थे ना, खुद अपना कोई अधिकारी लगा सकते थे, लेकिन क्या है, इन्होंने चालाकी किया कि इनके लोगों के द्वारा ही अगर हम कर वसूले तो बहुत सहूलियत होगी, ज़्यादा हमको परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि इतना आसानी से कोई बाहर से आए आपके क्षेत्र में और आपसे ही कर वसूले, तो कोई इतनी आसानी से ये होने वाला नहीं था। इसलिए उन्होंने निजी व्यक्तियों को, वहाँ के जो लोकल व्यक्ति थे, जो स्थानीय लोग थे, यहाँ पर दिया ना स्थानीय जो सरकार थी वहाँ पर, उनके द्वारा क्या किए गए, कर वसूलने की प्रक्रिया शुरू की गई और कर ना देने पर उनको दंड का भी प्रावधान दिया गया उसमें। उसके बाद हम देखेंगे 1833 का चार्टर एक्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद हम देखेंगे 1833 का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट या अधिनियम, अठारह सौ तैंतीस का चार्टर एक्ट या अधिनियम, ये केंद्रीयकरण की दिशा में एक अहम भूमिका निभाया इसने। केंद्रीयकरण या प्रशासनिक की दिशा में अहम भूमिका। जैसे क्या है, स्मार्ट तरीका सोचने क्या है, जैसे आप मान लीजिए एग्जाम में बैठे और आपको इसमें क्या है, कन्फ्यूजन बहुत होता है, इतने सारे चार्टर हैं, इतने सारे अधिनियम हैं, कन्फ्यूजन बहुत होता है कौन से अधिनियम में क्या था। जैसे इसका मूल भाव अगर आप समझ गए, जैसे मूल भाव आप समझ, यहाँ पे दिया ना कि केंद्रीयकरण और प्रशासनिक की दिशा में, प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ लिख लीजिए, प्रशासनिक व्यवस्था की दिशा में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाया। आप यहाँ केंद्रीयकरण और प्रशासनिक, आपको अगर कन्फ्यूजन हो रहा है कि कौन सा है, तो यहीं से आप पकड़ सकते हैं कि ये किस अधिनियम द्वारा आया होगा। तो इसमें आगे हम देखें, इसमें क्या क्या प्रावधान थे। बंगाल का गवर्नर जनरल अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। बंगाल का गवर्नर जनरल, ये शॉर्टकट में हम लिख देते हैं क्योंकि टाइम बचेगा। बंगाल का गवर्नर जनरल अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। पहला गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक भारत का पहला, पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल था। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन होता ना कि अगर पूछे ऑप्शन में दे दे क्या है, कन्फ्यूजन होगा। भारत का पहला गवर्नर जनरल अगर पूछे तो विलियम बेंटिक, अगर पूछे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड हेस्टिंग था। पिछली की कक्षा में देखा था। यहाँ पे अगर कन्फ्यूजन हो क्या है, आप जहाँ पढ़ रहे हो लिखकर एक स्पीड लीजिए, पतला पेपर जो आता है उसको लीजिए, उस पर लिख के चिपका दीजिए। एक दो बार अगर देखेंगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत होगा। विलियम बेंटिक था, वॉरेन हेस्टिंग था, कौन था। जब तक पढ़ते हैं हम तब तक लगता है सब कुछ याद है बढ़िया से, लेकिन एक दो दिन बाद कन्फ्यूजन होने लगता है। एग्जाम में तो और कन्फ्यूजन होता है। उसके बाद हम देखें, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्ति निहित थी। इसी में क्या था? नागरिक और सैन्य शक्ति निहित थी, मतलब इसी के अंडर नागरिक और सैन्य शक्ति निहित थी। उसके बाद एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारत के क्षेत्र पर नियंत्रण रहा। एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका पूरे ब्रिटिश नियंत्रण वाले भारतीय भूभाग पर नियंत्रण स्थापित
नियंत्रण स्थापित हो गया। एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसे पूरे ब्रिटिश जो भूभाग था, भारतीय भूभाग, जिस पर ब्रिटिश कंपनी का जो रूल था, उस पर इसका पूरा नियंत्रण हो गया। भारत के गवर्नर जनरल जो था उस पर पूरा नियंत्रण हो गया। एक तरह से समझिए इनडायरेक्टली, जो अभी आप देखिए प्रधानमंत्री का रोल समझ लीजिए, पूरे भारत में प्रधानमंत्री का रोल निभा रहा था। उसके बाद इसमें हम देखेंगे मद्रास और बम्बई के गवर्नर को विधायी के संबंधित जो शक्ति थी, उसको समाप्त कर दिए गए। मद्रास और बम्बई के गवर्नर की विधायी शक्ति को समाप्त कर दिया गया। विधायी शक्ति को समाप्त कर दिया गया या उससे वंचित कर दिए गए। उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल को विधायी संबंधी असीमित शक्तियां प्रदान की गई। भारत के गवर्नर जनरल को विधायी संबंधी असीमित शक्तियां प्रदान की गई। असीमित शक्तियां इसको प्रदान की गई। उसके बाद हम देखें पहले नए बनाए गए कानून को। इसके पहले जो थे, पहले नए बनाए गए कानून को नियामक कानून कहा जाता था। नियामक कानून कहा जाता था। अब नए कानून को एक्ट या अधिनियम कहा जाने लगा। इसमें क्या है, पहले जो कानून बनते थे उसको नियामक कानून कहा जाता था, जो नियम के द्वारा, एक तरह से अगर इसमें देखें नियामक कानून से मतलब निकलता है जैसे नियम के द्वारा बनाए गए, उसमें नियम थे। अब इसमें क्या है, अधिनियम आ गए। अधिनियम, एक्ट उसको कहा जाने लगा। पहले नियामक कहा जाता था, अब क्या है, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बनाए गए कानून, जो भारत का नया गवर्नर जनरल बना, पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना, उसको विधायी शक्तियाँ दी गई। उसके द्वारा जो बनाया गया कानून था उसको अधिनियम कहा गया। उसके बाद कंपनी के व्यापारिक निकाय के रूप में जाने जाने वाली गतिविधियां समाप्त कर दी गई। कंपनी को व्यापारिक निकाय के रूप में जाने जाने वाली गतिविधियों समाप्त कर दी गई। कंपनी की जो व्यापारिक निकाय कहा जाता है ना, कंपनी एक व्यापारिक निकाय है, उसको समाप्त कर दिया गया। कंपनी के व्यापारिक निकाय की जो उसका स्टेटस था, जो उसकी स्थिति नहीं, एक तरह से कहेंगे पद, समझ लीजिए एक पदवी जो थी उसको समाप्त कर दिया गया। अब यह प्रशासनिक निकाय बन गया, समाप्त कर दिया गया। अब यह
प्रशासनिक निकाय बन गया। आप समझिए, यहीं से देखिए, एक कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने आई थी, धीरे धीरे 1600 से 1800 तक 150 साल में लगभग 1600 से 1700, 1700 से 1800, लगभग 200, करीब 200 साल ले लीजिए, एक व्यापार से पहुंच गई कहां पर? एक व्यापार से पहुंच गई प्रशासनिक सत्ता। अपनी राजनीतिक स्थिति इतनी मजबूत कर ली कि उसने व्यापारिक निकाय हटाकर प्रशासनिक निकाय रख दिया, अपना जो स्टेटस था। उसके बाद आगे हम देखें, इसमें सिविल सेवकों के नियम के लिए खुली प्रतियोगिता। सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता स्थापित की गई। खुली प्रतियोगिता स्थापित की गई। भारतीयों को भी इसमें हिस्सा लेने का प्रावधान किया गया। लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल के विरोध के कारण इसे समाप्त कर दिया गया। इस विधि को समाप्त कर दिया गया। केवल भारतीयों के लिए, सभी के लिए नहीं, केवल भारतीयों के लिए ये प्रक्रिया जो थी, खुली प्रतियोगिता जो थी सिविल सेवक के लिए, ये भारतीयों के लिए प्रावधान किए गए इसमें, लेकिन जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे उनके विरोध के कारण इसे भारतीयों के लिए बंद कर दिया गया। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट चार्टर एक्ट जो है 1853 का, क्योंकि इसमें देखिए इतने सारे फैक्ट हैं, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें देखिए ज़्यादा फैक्ट हैं, और जो फैक्ट हैं ये ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम फोकस्ड नहीं है। अब ये भी नहीं पता हमको एग्ज़ाम में क्या पूछेगा। अब बहुत लोग क्या है देखते हैं कि मतलब एग्ज़ाम में जो PYQ देखते हैं, एग्ज़ाम में जो आता है वही पढ़ेंगे। अब ऐसा तो है नहीं, सिर्फ रिपीट करेगा क्वेश्चन, रिपीट तो करता नहीं है UPSC का। अभी कदार गलती भूले भटके से हो जाता है, लेकिन रिपीट भी उसका यूनिक होता है। UPSC का रिपीट भी यूनिक होता है, उसका अलग लेवल होता है रिपीट करने का। वो उसमें पता ही नहीं चलेगा आपको रिपीट हुआ है कि नहीं रिपीट हुआ है। उस हिसाब से आपको कोई भी चीज़, कोई भी फैक्ट हो, ये नहीं दिमाग में आपके आना चाहिए कि ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा। आपको ये ध्यान में रखकर पढ़ना चाहिए कि एग्ज़ाम में ये आएगा, इसीलिए आपका माइंड क्या है उस पर कॉन्सेंट्रेट करेगा कि नहीं एग्ज़ाम में आएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके दिमाग में कहे नहीं ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो दिमाग भी क्या है, माइंड क्या है, उसको अवॉइड कर देगा। कितना भी आप पढ़ेंगे लेकिन अवॉइड कर देगा। इसलिए हमको एकदम मतलब कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना चाहिए। कोई भी चीज़ एग्ज़ाम के लिए दिमाग में ये, माइंड को ये आप मैसेज दीजिए कि ये इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा। उसके बाद हम देखेंगे 1853 का चार्टर एक्ट, जो कि 1793 से और 1853 का जो दायरे में जो चार्टर आया, जो एक्ट आया, अधिनियम आया, ये 1853 का जो है ये अंतिम है।
कंपनी का। उसके बाद आ जाता है ताज का शासन, मतलब ब्रिटिश क्राउन का। उसके बाद आगे हम देखेंगे उसको, इसमें हम देखेंगे इसके बाद 1853 का चार्टर अधिनियम। अठारह सौ तिरपन का चार्टर अधिनियम या चार्टर एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अंतिम चार्टर अधिनियम था ये। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अंतिम अधिनियम, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित ये अंतिम अधिनियम था। उसके बाद ये संवैधानिक विकास के दृष्टि से यह एक्ट महत्वपूर्ण है। संवैधानिक विकास, संवैधानिक विकास के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखिए क्या है, इसका कोई भी एक्ट आप पढ़ो तो उसका मेन कॉन्टेक्स्ट क्या है उसको आप समझिए। संवैधानिक विकास दिया है, संवैधानिक विकास। अब इसके अंदर जो भी आएगा संवैधानिक से संबंधित आएगा एग्जाम में। पिछले अभी चर्चा किया पीछे कि एग्जाम में कन्फ्यूजन होगा, इतने सारे चार्टर हैं, इतने सारे फैक्ट हैं, कन्फ्यूजन होगा कि ये किस अधिनियम द्वारा आया क्या है। आप अगर मूल कॉन्सेप्ट उसका समझ गए उस एक्ट का, तो आप एग्ज़ाम में सही कर ले जाएंगे। क्योंकि देखिए आपको खुद लड़ना है, खुद पढ़ना पड़ेगा, खुद समझना पड़ेगा। आपको क्या है, कंटेंट मिल गया, कंटेंट आपको मिल गया, लेकिन उसको सिर्फ वहीं तक सीमित न रखिए, आप खुद से भी उस पर स्टडी करिए, खुद सोचिए। जब तक आप सोचेंगे नहीं किसी भी टॉपिक पर, आप एग्ज़ाम करेक्ट नहीं कर पाएंगे, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं कि छोटा मोटा एग्ज़ाम है, यूपीएससी है। अब आप सोचिए यूपीएससी मतलब इंडिया का सबसे टफ एग्ज़ाम है, आप हल्के में लेकर प्रिपरेशन मत करिए। उसके बाद हम इसमें क्या क्या इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं उसको देखेंगे हम। गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को कम कर दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में, इसमें गवर्नर जनरल की जो पार्षद थे, परिषद को, गवर्नर जनरल के जो परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को, विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसके विधायी और प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया गया। जैसे यहाँ पे देखिए प्रशासनिक संवैधानिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब इसी में कोई शब्द देखिए, शब्द आ गया ना, प्रशासनिक कार्यों को, विधायी और प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया गया। उसके बाद इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अलग करके 6 नए पार्षद जोड़े गए। अलग करके 6 नए पार्षद जोड़े, 6 नए पार्षद जोड़े गए। इन्हें विधान परिषद कहा गया। जो 6 नए पार्षद जोड़े गए, इसी को विधान
परिषद कहा गया। विधान परिषद कहा गया। अब अगर आप यहाँ दिमाग लगा पाएंगे, सोचेंगे, तो पूछ सकता है एग्जाम में विधान परिषद की स्थापना या विधान परिषद का मूल कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। विधान परिषद का मूल जो कॉन्टेक्स्ट है वो आया 1833 के चार्टर एक्ट से। विधान परिषद, आप यहाँ लिख सकते हैं विधान परिषद की स्थापना, यहाँ पर आप लिख सकते हो विधान परिषद की स्थापना, विधान परिषद की, विधान परिषद की स्थापना। उसके बाद जो विधान परिषद थी ये छोटी संसद का कार्य करी, छोटी संसद की तरह कार्य करती थी, छोटी संसद की तरह कार्य करती थी। इसमें वही प्रक्रिया अपनाई गई, इसमें वही प्रक्रिया अपनाई गई जो ब्रिटिश संसद में चलती थी, जो ब्रिटिश संसद में चलती थी। इसमें वही प्रक्रिया अपनाई गई। पहली बार विधायिका को सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया। इसमें हम देखेंगे पहली बार विधायिका को सरकार के विशेष कार्य के रूप में देखा गया या जाना गया। देखा गया या जाना गया। उसके बाद इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता वहाँ पे रद्द कर दिया गया था। इसमें हम देखेंगे सिविल सेवा में भर्ती और चयन प्रक्रिया के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया। सिविल सेवा में भर्ती और चयन प्रक्रिया के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन इसमें किया गया। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम देखेंगे, भारतीय नागरिकों के लिए भी यह प्रक्रिया थी। भारतीय नागरिकों के लिए भी यह खुली थी। भारतीय नागरिकों के लिए भी इसमें मौका दिया गया कि आप प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। उसके बाद 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई।
मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। वैसे पूछ सकता है ना कि भारतीय सिविल सेवा के संबंध में सबसे पहले, मान लीजिए डायरेक्ट पूछ सकता है भारतीय सिविल सेवा की स्थापना कब हुई। आप यहाँ से इसको कर सकते हैं 1854 में। उसके बाद इसमें किस समिति द्वारा इसको स्थापित किया गया? ये मैकाले समिति द्वारा इसको स्थापित किया गया। उसके बाद कंपनी के शासन को विस्तार दिया गया इसमें, इस चार्टर द्वारा कंपनी के शासन को विस्तारित किया गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, नेक्स्ट और ये लास्ट पॉइंट है, इसमें पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। पहली बार इसमें केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। पहली बात केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व का प्रारंभ किया गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखेंगे हम, गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्य जोड़े गए। जनरल की परिषद में 6 नए सदस्य इसमें जोड़े गए। उसके बाद इसमें हम देखेंगे 6 नए सदस्य जोड़े गए, जिनमें से 4 का चुनाव बंगाल मद्रास, जिनमें से जैसे इसमें देखें हम ना कि पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। उसके बाद गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्य जोड़े गए, जिसमें से 4 सदस्य का चुनाव बंगाल मद्रास आगरा और बम्बई के स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा चुना गया। बंगाल मद्रास बम्बई के स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा चुना गया। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोगों ने जो कंपनी का शासन था उसके अंदर जितने भी चार्टर थे सबको 2 क्लास में निपटा दिए, मतलब देख लिए। उसके बाद हम आगे देखेंगे ताज, मतलब क्राउन का शासन देखेंगे। उसके अंदर क्राउन के शासन के अंतर्गत जो प्रावधान है, जो जितने सारे चार्टर हैं उसको देखेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कहाँ से बना, भारतीय संविधान के पृष्ठभूमि कहाँ से इसकी प्रक्रिया बनने की प्रक्रिया हुई। उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे क्राउन, ब्रिटिश क्राउन, जो 1857 में जो क्रांति हुई उसके बाद कंपनी का शासन समाप्त हुआ, ब्रिटिश क्राउन का शासन आया, मतलब राजमाता का शासन आया। उसके बाद उसमें क्या क्या प्रावधान थे उसको हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।